नमस्कार। आपका चंद्र और आपके एपिसोड 4 में स्वागत है। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस पे हम बात कर रहे हैं। तो मैं पिछली उसको थोड़ा सा रिकैप करूँगा। हमारा झंडा सत्याग्रह या फ्लैग सत्याग्रह शुरू हुआ था। फिर उसके बाद मैंने बताया था काकोरी ट्रेन रॉबरी, जिसमें हमारे काफ़ी क्रांतिकारी उसमें इन्वॉल्व थे और उनको फांसी हो गई थी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद की उनका शहीद होना, उसके बारे में बात की थी। फिर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात की। और 21 अक्टूबर 1945 में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट डिक्लेयर हुई थी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने। और अपना उनका बैटल क्राई था चलो दिल्ली। 2 अक्टूबर जब 1943 जो महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को फादर ऑफ द नेशंस एड्रेस किया था। तो बाद में सभी दुनिया में या भारत में उसको एक्सेप्ट किया गया, उनको फादर ऑफ द नेशन बुलाने लगे थे। इसके बाद हम आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानियाँ जो उन्होंने दी, उसके बारे में भी बात की थी कि 68,000 जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें सिर्फ 26,000 रह गए थे, बाकी मारे गए थे युद्ध में। अब हम उनके बाद गांधी जी के नमक सत्याग्रह का भी जिक्र करेंगे। 6 अप्रैल 1930 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक नमक आंदोलन शुरू किया था, यह साल्ट सत्याग्रह, जो कि दांडी मार्च भी कहलाता है। ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। इसका साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर सूरत और जो अरेबियन सी है वहाँ तक इसकी यात्रा हुई थी। और जो अंग्रेज़ों ने टैक्स लगाया था उस पे इसका किया था, विरोध किया था कि नमक पे टैक्स नहीं लगाए। तो हमने गांधी और कांग्रेस का क्विट इंडिया मूवमेंट की भी बात की थी, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्रश कर दिया था और कई हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया था। इसके बाद ये चलते हैं कि हम जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जैसे उन्होंने उनको फादर ऑफ नेशन कहा था, और वो गांधी जी ने भी उनकी मृत्यु के बाद उनको कहा था कि कोई भी पेट्रियट, वो प्रिंस थे अमंग द जो उतने देशभक्त थे, उनमें से सुभाष चंद्र बोस एक प्रिंस की तरह से थे। और उनकी जो आज़ादी के प्रति लड़ाई है वो सेकंड टू नन है, मतलब उनकी प्रेम जो है। और अब हम बात कर देंगे मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनको बाद में कैद आज़म भी कहा गया और फाउंडिंग फादर ऑफ द पाकिस्तान कहते हैं, और बाबाए आज़म भी कहते थे कि उन्होंने पाकिस्तान बनवाया। उनकी थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में आपसे बात करेंगे कि जो खैर पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, 14 अगस्त 1947 तक रहे। ये इन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और जब तक पाकिस्तान बना नहीं, 14 अगस्त 47 तक ये उसके अध्यक्ष रहे, लीडर रहे। ये बैरिस्टर थे वैसे, और इन्होंने लिंकन इन लंदन से पढ़ाई की थी और पॉलिटिशियन भी थे। 1916 में तो इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो लखनऊ पैक्ट में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात की और
प्रोमिनेंट लीडर थे ऑल इंडिया होम लीग के। उन्होंने एक 14 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें मुस्लिम्स के उनकी गारंटी के पॉलिटिकल राइट्स की गारंटी के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहें, लेकिन उनके लिए इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट हो, उनके लिए 1/3 ऑफ द सीटें भी रिज़र्व की जाएं, और काफ़ी पॉइंट्स थे उनके। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस कांग्रेस से काफ़ी बढ़ गए थे और 1920 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वो जो गांधी जी के सत्याग्रह थे, नॉन वायलेंट सत्याग्रह को वो कहते थे पॉलिटिकल एनार्की। 1940 आते तक जिन्ना ने मन बना लिया था कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए, मुस्लिम हिंदुओं के मातहत नहीं रह सकते। वह सर सैयद अहमद खान और सैयद अमीर अली की राइटिंग से या उनके भाषणों से काफ़ी प्रभावित थे। हिंदू क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे, मेहनती थे, जॉब्स में हर जगह पॉलिटिकल फील्ड में वो आगे निकल जाते थे, और मुस्लिम क्योंकि इतने वो नहीं थे तो पीछे रह जाते थे। तो इसलिए जेलसी भी थी, मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति उनकी जेलसी थी। कांग्रेस ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की, जो कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, और साइमन कमीशन की जो अध्यक्षता में हुई थी उसमें साइमन कमीशन के ऊपर बेस्ड थी। मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बंगाल और पंजाब में मांग को नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने जिन्ना को एथराइज किया था कि वह ब्रीफ में मुस्लिम के लिए ड्राफ्ट बनाए। जिन्ना ने साफ कह दिया था अब से कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। वह देश का फेडरल स्ट्रक्चर चाहते थे और सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करना चाहते थे। पाकिस्तान मूवमेंट की शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी। अलीगढ़ एक केंद्र था, जितनी भी मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज़ थी वो पाकिस्तान मूवमेंट की भी। जो हमारे पहले तो यूनाइटेड इंडिया के शायर आज़म इकबाल और फैज़, पहले तो वो यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे, लेकिन इस पाकिस्तान मूवमेंट के बाद वो भी पाकिस्तान के गुण गाने लगे और पाकिस्तान भाई इस्लाम हमें अलग से देश चाहिए। अशरफ अली तनवी के शागिर्द थे शबीर अहमद और ज़फ़र अहमद उस्मानी ने इस्लाम को बेसिस बनाया क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे, उस पर जोर दिया कि धर्म के आधार पे पाकिस्तान बनना चाहिए। लैंड बाउंड्रीज और पॉपुलेशन डेमोग्राफी, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में ईस्ट बंगाल था, उसकी पाकिस्तान मूवमेंट वो भी उसका मेन अचीवमेंट मानी जाती है। दिसंबर 45 और 46 में ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन थे। यूनाइटेड इंडिया के ख्वाब के ताबूत में ये आखिरी कील ठोक दी थी इस इलेक्शन ने। देश के मुसलमानों ने पूरी तरह से मुस्लिम लीग का साथ दिया था, यानी पाकिस्तान बनाने में पूरा सहयोग दिया था। और आज का मुसलमान, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, पर्टिकुलरली बिहार और यूपी के, वैसे तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस पे पूरा जोर दिया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। उनका इरादा था कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते उनके साथ। इसमें 1585 टोटल सीट्स थी और कांग्रेस को 923 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली थी, और 30 सीटें से मुस्लिम के लिए रिजर्व थी। वो सारी की सारी 30 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। यानी कि आज का बिहार यूपी का मुसलमान
के ग्रैंड पेरेंट पाकिस्तान के साथ जाने को पूरा तैयार थे, लेकिन पार्टीशन को होने के बाद वो वहाँ से नहीं गए। और मतलब है कि उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ रही, लेकिन वो गए नहीं। और उनके आज भी भारत के मुसलमान कहते हैं जी हमने तो अपना फैसला किया था, हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन वो गलत था। और जो मुस्लिम लीग बंगाल में और सिंध में अपनी सरकारें बनाई थी, आसाम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, मद्रास वगैरह, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और जो कांग्रेसी सरकारें बनी। लेकिन पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन की इतने होते हुए भी वहाँ यूनियनिस्ट पार्टी, अकाली और कांग्रेस ने मिलके उसको वहाँ की सरकार बनी। और उन्होंने वहाँ के जो पंजाब के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो टिन्नाहू थे, जो कि वो भी मुस्लिम थे। और लेकिन वो सरकार ज़्यादा टाइम चली नहीं, क्योंकि आपस में डिफरेंस थे और वो सरकार फेल हो गई। अब पंजाब जो कि पूरी तरह से मतलब मुस्लिम्स में इतना डिवाइडेड नहीं था, लेकिन समय बदलते टाइम में लगता। और लेकिन वेस्ट पंजाब के पंजाबी बहुत डिवाइडेड थे, वे पाकिस्तान चाहते तो नहीं थे, लेकिन जितने मुस्लिम ज़मींदार और नवाब वगैरह थे, जब नेहरू का प्लान था कि सोशलिस्ट कांग्रेस का प्लान था कि वे जब देश बनेगा तो इनको सबको, उनके स्टेट को नेशनलाइज कर देंगे। तो जितने मुस्लिम थे उन्होंने फिर वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। तो उस टाइम जब ये इलेक्शन हुए तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और मुस्लिम लीग के तो खैर जिन्ना ही थे। जितने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल थे वो तो सभी सर सैयद अहमद और अमीर अली के विचारों से प्रभावित थे। और उनका एक जो था कि अलग से हमें देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। फिर हम बात करते हैं जब जिन्ना ने एक डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने कॉल दी थी कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। तो उसमें जो ये थे ये एरिया खासकर कलकत्ता में बहुत दंगे फसाद उन्होंने पहले से प्लान किया था। सोहरावर्दी जो उसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, उन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ था। और कम से कम 1 लाख लोग उसमें इकट्ठे हुए थे उस मीटिंग में, जो कि 16 अगस्त 1946 को सोहरावर्दी ने कॉल की थी और जिन्ना के कहने पे की थी। और वो मुस्लिम लोग सब अपने आयरन रॉड, बड़े लंबे लंबे चाकू और लाठियाँ वगैरह लेके आए थे। और उन्होंने पहले तो कॉल दी थी कि दुकानें सब बंद करें। जब हिंदुओं ने अपनी दुकानें बंद नहीं की तो उन पे टूट पड़े और उनको बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई। और जैसे होता रहा है कि बहुत हिंदुओं को कत्ल किया गया, लिंचिंग की गई, औरतों को एबडक्ट करके उनका रेप हुआ और दुकानें लूट ली गई, घर लूट लिए गए और काफ़ी 1 लाख के करीब लोग बेघर हो गए थे। और जो उस टाइम एक गोपाल पाठा, जो कि उनका गोपाल मुखोपाध्याय थे, उन्होंने एक जातीय वो बनाई हुई थी, अपनी एक सेना सी बनाई हुई थी। उन्होंने फिर प्रोत्साहन दिया इनको कि हिंदुओं भी, तुम भी अटैक करो, और तलवारें वगैरह जो भी थे
उन्होंने प्रोवाइड की, उनके पास पिस्टल भी था। तो शुरू में तो गांधी जी जब हिंदू मर रहे थे तो गांधी जी ने इसमें चुपचाप बैठे रहे या कुछ खास कोशिश नहीं की, लेकिन जब हिंदुओं ने फिर मुसलमानों को मारना शुरू किया तो फिर गांधी जी ने शांति की बात की और वो मचाया, शोर मचाया और फिर अपने आमरण अनशन पे बैठ गए। लेकिन कम से कम एक हफ्ता ये मार काट लूट मार चलती रही। आज बस यहीं तक, बाकी अगले हफ्ते।